हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द शिक्षक आईएएस। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन हम लोग एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, जिसका बुक का नाम है स्पेक्ट्रम। और आप लोग केस के लिए जैसा कि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि एक स्पेक्ट्रम अपने आप में काफ़ी काफ़ी एप्ट बुक है, काफ़ी वर्दी बुक है हमारे किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते हैं, और ऐसा देखा गया है काफ़ी लंबे टाइम से कि स्पेक्ट्रम से एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो काफ़ी डायरेक्टली हिट हुए हैं। तो अगर इसे अच्छे से कोई स्टूडेंट पढ़ ले तो शायद वो बहुत सारे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। 20 आउट ऑफ 20 वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट 18-19 क्वेश्चंस तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं उस हिसाब से सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ हर एक चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि मैंने जो भी पढ़ा है, मैं आप लोगों की चैलेंज कर रहा हूँ कि पेपर में अगर उससे बाहर आ जाए जो कि मैंने मार्क कर रखा है या जो मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने आपको फोकस करवाया है, तो आप कहिएगा मुझे। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उसी में से पेपर आएगा। मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आ सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं और से नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हर दिन हम लोग अब एक ओपन टेस्ट हम लोगों ने डाल रखा है साइट पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर दिन हम लोग एक करंट अफेयर्स का ओपन टेस्ट रखते हैं, जहाँ पर आप जा सकते हैं और फ्रीली आप वो टेस्ट दे सकते हैं। आप सभी के लिए वो फ्री है, जैसे कि ये वीडियो एक्सेस फ्री है आपके लिए, वैसे ही वो टेस्ट सीरीज़ भी फ्री है एक्सेस। दूसरी बात ये दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो बैक जा करके वो सारे वीडियोस भी देखें, और हमें पुश करने के लिए थोड़ा सा आप भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को भी एक पुश मिले कि हम लोग और भी ज़्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकें। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, एन एवेल्युएशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अब देखिए, नेशनलिस्ट आ चुके हैं, तो सबसे पहले नेशनलिज्म का काम चालू किसने किया था? दैट वर मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन थे? जो कि 3 पीस लैंग्वेज चाहते थे, जो 3 पी फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते थे। 3 पी मतलब प्रेयर, पटिशन, प्रोटेस्ट। मतलब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, पटिशन फाइल करेंगे, और फिर भाई हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जिससे धीरे धीरे ये पता चलता गया कि इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इन्होंने जितना भी करने की कोशिश की, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं पाया। लेकिन वो अभी पहुँचेंगे हम लोग, तभी नेक्स्ट एक्सट्रीमिज़म आया, है ना। रेवोल्यूशनरी थॉट्स क्रिएट हुए लोगों के बीच में, मास के बीच में। चलिए, तो एनिवल्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट ज़्यादा इसमें है नहीं। दे ट्रेन पीपल इन पॉलिटिकल वर्क, उनका काम ही यही था। जब कांग्रेस बना था तो उन लोगों ने प्लेटफॉर्म ही बनाया था इस चीज़ के लिए। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। पेपर में अगर आया भी तो बड़े आराम से पूछ देंगे, और अगर आया भी तो समझिए कि बच्चा बच्चा कर देगा इसे। ब्रिटिशर्स के बारे में बताना है, कितना एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था उनका। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रूथ रखना, लोगों के सामने रखना है, तो ये सारे पॉइंट्स उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, रोल ऑफ मासेस क्या था दोस्तों, कि कांग्रेस को ये जरूर समझना ज़रूरी था कि मासेस को जितना से ज़्यादा हम लोग अगर एक्सेलरेट करें या जितना ज़्यादा अवेकन करें, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि मॉडरेट फेज का ऐसा था कि इनका नेशनल मूवमेंट ना आपस में ही रह गया। इनका सोशल बेस जो था ना, जहाँ जहाँ पे जा करके इन्होंने, इन्हें मीटिंग्स करनी चाहिए थी, इन्हें गांव से गांव तक लोगों को पहुंचानी चाहिए थी बातें, इन लोगों से वो चीज़ हो नहीं पाई। और फिर यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मासेस को पैसिव रोल नहीं करना था, उन्हें एक्टिव रोल चाहिए था। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मूवमेंट हैड अ नैरो सोशल बेस एंड द मासेस प्लेड अ पैसिव रोल। पैसिव मतलब क्या? इनडायरेक्टली उन्होंने काम किया जहां पर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, बिकॉज सोशल बेस उतना ताकतवर नहीं था कांग्रेस का। इन्होंने उतना दूर दूर तक, गांव गांव तक जाकर के वैसा नहीं किया था जो करना चाहिए था इन लोगों को। ठीक है। ड्यू टू, मैंने बताया भी, बहुत सारे रीजंस थे इनके, अपने पॉलिटिकल थे, और दूसरी बात ये थी कि प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद इनको बेवकूफ़ बना रहे थे। एंड देयर वर मेथड्स दैट एक्चुअली ब्रिटिशर्स वर एम्प्लॉइंग एट दोज टाइम्स, दैट वाज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और क्या था? डिवाइड एंड रूल था। डिवाइड एंड रूल आपका कैसे आया एग्जाम्पल उसका? डिवाइड एंड रूल का आपका एग्जाम्पल आ गया 1904 में, जब आपका बंगाल का डिवीजन हुआ था, है ना। बंगाल का डिवीजन किया था ना, तो वो 1904 में कर दिया था। तो डिवाइड एंड रूल ही तो हुआ कि भाई ईस्ट जो है वो आसाम बना देंगे, वेस्ट के साइड में जो हम लोग बिहार और वगैरह डाल देंगे। कलकत्ता तो उसका रहेगा ही सेंटर। बस इतना है कि इस तरफ हिंदूज, उस तरफ मुस्लिम्स हो जाएंगे। तो एक तरीके से कॉम्युनल कार्ड खेला इन लोगों ने। डिवाइड एंड रूल मतलब ये है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब मिलिटेंट पॉलिटिकल एक्सपोजिशंस बनने लग गई थी। मतलब ये जो एक थॉट प्रोसेस था ना कि यार तुम लोग कितना कब तक पिटिशन करते रहोगे, ब्रिटिशर्स के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है कानों में। तो अब ना धीरे धीरे एक फॉर्म होने लग गया था, एक एक जो विजिलेंटी सिस्टम था वो फॉर्म होने लग गया था मास पार्टिसिपेशन में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है इसमें। ठीक है। बाकी ये सब जो लाइन्स लिखी हैं दोस्तों, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं। ये पेपर में कभी कभी अगर आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पीसीएस वगैरह दूसरे स्टेट्स का भी देते हैं,
तो आप ये सारे लाइंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार पेपर्स में ये पूछा जाता है कि ये लाइन सेड बाय हूम। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट जानने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली उनका एक रिएक्शनरी पॉलिसीज थी। उस टाइम में कौन था? कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शनरी पॉलिसीज बनाई थी इंडिया को लेकर के। अकॉर्डिंग टू हिम, लाइक कि सबसे ज़्यादा घटिया समझता था वो हम लोगों को, इंडियंस को, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। उसके लिए मतलब हम लोग कुछ थे ही नहीं, इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करते थे हम लोग उसके लिए। ठीक है, तो लेटर द गवर्नमेंट आउटकट डिवाइड एंड रूल बता चुका हूँ, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एज वेल। अब कैरेट एंड स्टिक आप लोग ये समझ लीजिए कि कैरेट एंड स्टिक मतलब ये होता है कि रिवॉर्ड भी दिया और पनिशमेंट भी दी। मतलब अट्रैक्ट करके, जैसे कि चूहे का एक वो होता है ना, एक चूहेदानी होती है, रैट ट्रैप जो होता है एक, कि फर्स्ट यू जस्ट पुट अ चीज टू नो फॉर हिम टू गेट अट्रैक्टेड, एंड व्हेन ही एंटर्स इन देयर यू पनिश हिम, ही गेट्स ट्रैप्ड। तो इट्स एग्जैक्टली लाइक द सेम थिंग, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एग्जैक्टली वही है ये। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स के अगेंस्ट कर रही थी, और मॉडरेट्स को इतनी बुद्धि नहीं आ रही थी, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। चलिए, अब ये सब देखिए टाइमलाइन लिखी हुई है, जिसको एक बार दोबारा से रिवीजन करनी होगी तो वो ऐसे ही पॉइंट्स आकर देख ले, लेकिन जो मैंने बताया है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, उसके बिना इस पर नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें फिर रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें नहीं लिखी होती है दोस्तों, जो कि एक इंपॉर्टेंट होती हैं। ओवरऑल लिखा होता है समरी में, लेकिन समरी में हर एक चीज़ कवर नहीं की जाती है। तो इस चीज़ पर भरोसा मत रह जाएगी यार, समरी पढ़ के चल जाता हूँ तो काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। चलिए, अब नेशनल मूवमेंट पे आते हैं दोस्तों। नेशनल मूवमेंट कब से कब तक चला है हमारा? 1905 से 1918 तक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस में कि नेशनल मूवमेंट, द टाइमलाइन ऑफ द और द एरा ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो 1905 टू 1918 तक नेशनल मूवमेंट चला था। चलिए आइए, इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब देखिए, मेरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट मतलब क्या? मिलिटेंट मतलब कि जिन्होंने हथियार उठा लिए। ठीक है, जिन्होंने डेमोक्रेसी या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन वायलेंस को नहीं, वायलेंस को अपना लिया उन्होंने। ठीक है, तो वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू? क्योंकि ब्रिटिश के रूल्स पता चल गए थे उन्हें, किस तरीके से हमारी ज़मीनें हड़पी जा रही थी, कितनी मौतें हो गई थी, मौतें एज इन लाइक कि फेमाइन आ गया था, भूखमरी आ गई थी, यहाँ से सारा प्रोडक्शन बाहर जा रहा था और यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं था। दूसरा ये कि जो पीजेंट्स थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनके पास कुछ अपना कुछ बचा ही नहीं था। आई मीन दे वर मोर लाइक बैगर्स। उनके पास ना तो कुछ मांगने के लिए बचा था, ना तो कुछ देने के लिए बचा था। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन इनके ये भी हैं कि जैसे कि आईपीसी सेक्शन 156 से आईपीसी सेक्शन 124 ए, ये सब चीज़ें आई जो कि एक बहुत अगेंस्ट था इंसान की। जैसे कि आपका रॉलेट एक्ट आया था ना, रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट के बारे में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और फिर जानते हैं आप रॉलेट एक्ट के अगले बार में क्या ही हुआ था, आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था रॉलेट एक्ट को, कितने लोगों को मारा गया था, याद होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो ये सब रीजंस थे, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना आपको कि ये सारे रीजंस क्या थे इसीलिए ऐसा हुआ था, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब रीजंस हैं कि भाई क्यों अब एक्सट्रीमिज्म आने वाला था, मिलिटेंसी क्यों आने थी, बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक कॉन्फिडेंस कि यार हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोगों में बहुत टैलेंट है, कितना ज़्यादा हम लोग एक प्रोडक्शन चेन को इम्प्रूव कर सकते हैं या इस कंट्री को एज अ नेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से थी, इनका मेन रीज़न कहाँ से आ रहा था, याद करिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। जी हाँ, जहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर क्या था, ब्रह्मो समाज था, आर्य समाज था। ठीक है, वहाबी मूवमेंट था, आपका सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। जितने भी उस वक्त थे, उस वक्त के आपके थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ थी, आपकी जो कि प्रार्थना समाज, मतलब जितने भी मैं बता रहा हूँ, जर्नल्स न्यूज़पेपर जब भी आते थे, तो इन सब चीज़ों ने क्या किया, एक अवेकनिंग क्रिएट की लोगों के बीच में, एक कॉन्शियसनेस, एक हेल्दी कॉन्शियसनेस एक लोगों के बीच में फैलाए कि यार वी आर ऑल्सो वर्दी टू बी, टू राइज आवर वॉइस, वी ऑल्सो डिजर्व टू राइज आवर वॉइस इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया था, ये धीरे धीरे बढ़ता, रिस्ट्रेन जो कर रहे थे लोग अपने आप का, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। हिंदी में कहा जाए तो सब्र का बांध जो है वो टूट रहा था लोगों का। ठीक है, एजुकेशन का मैंने बताया आपको कि एजुकेशन के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने भी कितना काम किया है ना। इसमें नाम किसका आता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, और किसका नाम आता है? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, एम जी रनाडे हो गए, और कौन कौन है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। जोशी हो गए, सोशल सर्विस लीग जो बना था अपना, नारायण मुरलीधर जोशी, बहुत सारे नाम हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन के, राजा राम मोहन रॉय तो खैर वो तो टॉपिस्ट में रहेंगे ही हमेशा। तो इन सब का नाम था, तो वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के, इंडियन एजुकेशन को वर्नाक्युलर लैंग्वेज को हटा करके जो ज़्यादा काम किया जा रहा था, तो ग्रोथ हो रहा था धीरे धीरे, है ना। कितने सारे कॉलेजेस खुले थे, संस्कृत कॉलेज खुल गया था, बैथून स्कूल खुल गया था आपका,
उसके बाद आपकी एनी बेसेंट ने आपका मद्रास हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस जो यूनिवर्सिटी BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो खोल दिया था। तो एक तरीके से अब एजुकेशन बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था। ठीक है, क्योंकि देखिए इलिटरेसी में लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, वो कुछ भी गलत करने लग जाएंगे। लेकिन लिटरेसी, सी दिस इज़ द पॉइंट, एजुकेशन, एन एजुकेटेड पर्सन कैन ऑल्सो डू मिस्टेक्स, लेकिन वो गवारों वाली हरकतें नहीं करेगा। आई मीन ही विल डू सम एजुकेटेड मिस्टेक्स, वो एक एजुकेटेड मिस्टेक करेगा। और ऑब्वियसली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में तो होता ही है यार कि एक एजुकेटेड आदमी पता नहीं किस क्या से क्या कर देता है। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक तरीका ये है कि एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और वेरी पावरफुल वेपन फॉर एनी वन टू राइज फ्रॉम एनी वेयर टू एनी वेयर। चलिए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस में क्या आप बोल सकते हैं? वहाँ पर ऑप्शंस में होगा जापान होगा, रशिया होगा। बिल्कुल भाई, जापान अपने आप में दोबारा से रिक्रिएट, उन्होंने अपने इकोनॉमिकल प्रोडक्शन को राइज किया, एक्सेलरेट किया विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशनल थॉट था हमारे इंडियंस के लिए कि यार विदाउट एक्सटर्नल हेल्प ये लोग राइज कर सकते हैं, तो वाई कांट वी? क्योंकि जापान भी तो आपके कॉलोनियल था ना, वो भी तो एक कॉलोनी था। चलिए, और ये सब हो गया आपका, इथोपियंस हो गया, रशियन रेवोल्यूशन जो उसी टाइम में चल रहा था आपका। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट कर रही थी इंडियंस को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपके पेपर में आएगा तो वो सीधा ये नहीं आएगा कि कंट्रीज के बारे में पूछा जाएगा। ऑप्शन आएगा द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, was there the international was the international arena was also influencing or attracting the Indian eyes for the revolution or was one of the reason? तो सही है ये ऑप्शन आपका। ठीक है, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, भाई हमारे तौर तरीकों को बदला जा रहा है, हमारे रिचुअल्स को बदला जा रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करने की कोशिश की जा रही है। एज इन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्लड बाय इंडियन बट टेस्ट बाय ब्रिटिश, है ना, वो करना चाह रहे थे। अब इसमें दयानंद सरस्वती का नाम आता है, विवेकानंद साहब का नाम याद आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी से नाम याद आया आपको कि कौन कौन से लिखे थे उन्होंने नॉवल? याद आया आप लोगों को? भूल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आनंद मठ, है ना, और देवी चतुर्वाणी वो भी था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का। चलिए, ये याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि हु सेड दिस वन, इंडिया फॉर द इंडियंस, दैट इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती किससे थे? आर्य समाज से थे। मूल शंकर इनका नाम था, याद रखिएगा, याद रखो यार ये सब चीज़ें। डिससेटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, मैं बता चुका हूँ आपको, प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, जो कि हमारे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, अब ये लोग थक गए थे कि यार इन मॉडरेट से कुछ हो तो रहा नहीं है, प्रेयर पिटिशन और प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं, तो यार हम लोग को दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, ये बता चुका हूँ आपको, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत घटिया और गंदा सोचता था हम लोगों को लेकर के ये, और इसी कारण ये बहुत सारे ना एक्ट्स निकालते रहता था हम लोगों पे, और भी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को सप्रेस करने के लिए और ज़्यादा एक्ट्स निकालते रहता था। जैसे कि आपका ये सीक्रेट्स एक्ट हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट हो गया, उसके बाद आपका बंगाल का डिवीज़न क्रिएट कर दिया इसने, है ना। दीज आर द वेरी, आई मीन ये सब चीज़ें जो हुई थी ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ रही थी हम लोगों के बीच में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, अब मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि जहाँ पर ये सोचा जा रहा था कि नहीं यार अब मॉडरेट से कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग को दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा नाम सबसे आगे आता है? वो आता है बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। ठीक है, हेटेड फॉर फॉरेन रूल जानने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है। स्वराज नाम आया था यहाँ से, देखिए स्वराज नाम एक्सट्रीमिस्ट से जन्म लिया है। I mean, the Swaraj word is born from the extremist group or militant group, not from the moderates group. Many among you must be thinking that the Swaraj word might have given by or might have been produced by moderates because they were much more educated. No, it's not something like that. Swaraj word has been actually delivered or has been actually captivized by this extremist or militant school of thought, and they were at the same time also educated. It's not like they were not educated, they were also educated, but their ways of achieving freedom was different, their ways of achieving freedom that was different. देखते हैं आज तभी पॉलिटिकल फाइट होती रहती है हम लोगों की कि हाँ भाई गांधी परिवार ने क्या कर लिया और हाँ भाई इधर के परिवार ने क्या कर लिया। सो दिस इज अ थिंग जो कि हमारा पॉलिटिकल फाइट चलती रहती है हमेशा से। चलिए, अब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुआ। स्वदेशी का मतलब क्या भाई? स्वदेशी मतलब ये होता है कि जो मेरी कंट्री की चीज़ बनी हुई है, मेड इन इंडिया, ठीक है। बॉयकॉट, स्वदेशी से याद वर्ड आया स्वदेश मूवी जो है, देखिएगा ज़रूर। अगर ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगर आप लोगों को टाइम मिले तो मैं आप सभी से चाहता हूँ जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, गो एंड वॉच द मूवी स्वदेश, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है।
A very wonderful and epic movie that every Indian should see. Every Indian should see. चलिए, बॉयकट मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि भाई बॉयकट कर दिया है वहाँ के जो ब्रिटिशर्स की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिकर सेल हो, चाहे वो क्लॉथिंग हो, सिल्क हो, फूड हो, एनीथिंग, इट वाज टू बॉयकॉट, इट हैज़ टू बी बॉयकॉटेड. दैट वाज द कॉल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. अब स्वदेशी मूवमेंट आया कहाँ से भाई? यहाँ पे लिखा हुआ स्वदेशी मूवमेंट हैज़ इट्स नेसेस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. ठीक है, इट्स जेनेसिस इन दी एंटी पार्टीशन मूवमेंट. इसका मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट निकला कहाँ से? जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट से बना. एंटी पार्टीशन मूवमेंट मतलब क्या? जब बंगाल को डिवाइड कर रहे थे हम लोग, है ना. तो बंगाल को डिवाइड किया 1903 में, याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा. 1903 में बंगाल को डिवाइड किया गया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में. ईस्टर्न में क्या था आपका? आसाम, है ना, एंड वेस्टर्न तरफ में आपका आ गया था प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा के हिसाब से. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. रीज़न दिया गया कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो कि एक्चुअली में था लाइक 78 मिलियन. समझिए 78 मिलियन कितने हो गए यार, मतलब 80-90 लाख लोग, है ना. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं आपके. तो हैड बिकम टू बिग टू बी 700, मेरे ख्याल से 700 हो गया, नहीं 7 करोड़ के आसपास हो गया, सॉरी 7.8 करोड़. हाँ, आई गेस सो, इट्स लाइक दैट ओनली. तो इट हैड बिकम टू मच बिगर टू बी गेट एडमिनिस्टर्ड. ये एक रीज़न दिया गया था, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न ये था कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा था. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो एक रीज़न दिया गया था वो सही नहीं था, वो एक बस एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका था. लेकिन एक्चुअल रीज़न जो था वो डिवाइड एंड रूल था कि इस तरफ मुस्लिम्स हो जाएंगे, इस तरफ हिंदूज जाएंगे, दोनों के बीच में कम्युनल वायलेंस क्रिएट करना. दैट्स व्हाट देयर वाज मेन पर्सपेक्टिव एंड द मेन गोल ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट टाइम. लैंग्वेज में डिवीजन कर देखिए, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी कंट्री में, ये जानते हैं आप ये लोग. हमारे कंट्री में अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया है बाद में, उसमें भी सबसे पहला कौन सा देश पहला स्टेट बना है? दैट इज़ आंध्र प्रदेश. और किस चीज़ बेसिस पे? लैंग्वेज पे. कितनी सारी कमिटीज़ आई, जेवीपी कमिटीज़ आई, अली फैजल कमेटी आई, फजल अली कमेटी आई, उसके बाद एक दो कमिटीज़ और आई थी. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल टूल दैट वी हैड इन आवर कंट्री, बट दे गॉट टू नो दिस एंड दे ट्राई टू ब्रेक इट इन दैट वे. अब क्या है कि बंगाली जो उस टाइम में थे, इनकी जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स काफ़ी ज़्यादा होते थे. तो बंगाली न्यूज़पेपर क्या है, एक आम किसान भी समझ जाएगा, उसको इंग्लिश नहीं चाहिए समझने के लिए. एक बंगाली भाषा एक आम किसान भी समझ जाएगा. इन्होंने क्या किया? बंगाल को डिवाइड कर दिया लैंग्वेज बेसिस पर. अब बंगाली जो है, जो मेजॉरिटी में थे, अब वो माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे. इस तरफ हिंदूज हो जाएंगे जिन्हें उतनी बंगाली आती नहीं है, और इस तरफ बंगाली होंगे जो आधे आधे हो जाएंगे, और इनकी जो मेजॉरिटी है वो टूट जाएगी पूरे तरीके से. ठीक है, चलिए, यही बेसिक मतलब था इसका. तो भाई इस चीज़ को अगेंस्ट तो करना ही था, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट बनाया गया, जिसको कहते हैं हम लोग स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स. ठीक है, एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स. अब भाई मॉडरेट्स भी कहाँ पीछे रहेंगे, वो भी करेंगे. कुछ नाम है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे जब आप कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको जो टाइमलाइन, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि भाई एंटी पार्टीशन की मूवमेंट जो थी, मतलब जो भी सेशंस हुए थे, तो उसमें कौन कौन किसने कहाँ प्रिसाइड किया था. चलिए, अब मॉडरेट्स का क्या तरीका था भाई? वही 3 पीस था इनका: प्रोटेस्ट, पिटिशन एंड प्रेयर. तो हिताबदी, संजीवनी एंड बंगाली, these were the such pamphlets and newspapers which were actually throwing out information about the anti-partition, trying to grow consciousness among people कि you should stand by now because against of this partition. Government is trying to do this, but it's actually not right because the reasons behind this is different. It's violence. ठीक है, तो हिताबदी, संजीवनी और बंगाली याद रखिएगा आप. ये एंटी पार्टीशन कैंपेन्स के थे. क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वर एक्चुअली एंटी पार्टीशन कैंपेन्स और एंटी पार्टीशन न्यूज़पेपर्स. ठीक है, तो हिताबदी, संजीवनी और बंगाली याद रखिएगा. चलिए, ऑन अगस्त 7 1905, जो PCS PSC का दे रहे हैं एग्जाम या कोई और भी देंगे, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. 7 अगस्त 1905. 1903 को आपका बोला गया था कि भाई बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा. 1905 7 अगस्त को कर दिया था बॉयकॉट रेजोल्यूशन में. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का हो गया था. आई एम सॉरी, मैंने कंफ्यूज कर लिया अपने आप को ही. 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, आपका पार्टीशन हो गया था. 1905 को ही, 16 अक्टूबर 1905, याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा. वो जो था आपका, वो बेसिकली इन लोगों ने ये डिसीजन लिया था. द डिसीजन वॉज टेकन कि अब कर देना है, मतलब नाउ इट्स लाइक कि हम लोग एक बॉयकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं. तो वो किस दिन लिया था? दैट वाज लाइक 7 अगस्त 1905. ये याद रखिएगा. सॉरी, मैंने आपको गलत बोला था. 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन लिया गया था ये लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट के लिए. 16 अक्टूबर 1905,
16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन एक्चुअली हो गया था। और फिर इसके अगेंस्ट क्या हुआ था? वंदे मातरम, अमर सोनर बांग्ला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि फिलहाल करेंटली बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, ये सब चीज़ें गाई जा रही थी। और आपको एक बात बताता हूँ यहाँ से, राखी, जो हम लोग राखी बांधते हैं एक दूसरे को हिंदुज़म में, राखी पहले सिर्फ फीमेल्स या मेल भाई बहन नहीं बांधते थे एक दूसरे को, पहले मेल मेल भी एक दूसरे को माना जाता था। बेसिकली रीज़न क्या था कि इट वॉज अ प्रोटेक्टर टाई। एक आप बांध रहे हैं हाथ में कि एक यूनिफिकेशन दिखा रहे हैं, एक ब्रदरहुड शेयर कर रहे हैं आप, कि यस हम लोग एक ही हैं, हम लोग एक ही हैं। लेकिन धीरे धीरे होते 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 उसे बिल्कुल भाई बहन वाला बना दिया। अब कोई लड़का लड़के को बांधता थोड़ी ना है, ऐसा हो गया तो फिर तो लोग ही हंसने लग जाएंगे, कहेंगे कि भाई कितना बेवकूफ़ आदमी है। बेवकूफ़ नहीं, उसको तो कहेंगे कि यार वियर्डो, उसको सीधा वियर्डो बोल देंगे। तो ये ओरिजिन याद रखिएगा कि राखी पहले कैसे, ओरिजिन क्या था राखी का, और आज ओरिजिन क्या बन गया है राखी। चलिए, द कांग्रेस पोजीशन वही सब है यार, कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिएक्शनरी पॉलिसी, ये सब सब ना अभी लंबा खींचा जा रहा है, कोई मतलब है नहीं सेंस पढ़ने का यहाँ पर। आपका दिमाग खराब करोगे पढ़ के ये सब चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्वराज मतलब क्या? एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट भी था। और सेल्फ गवर्नमेंट क्या भाई, जो उस वक्त ऑब्वियसली जो रूल कर रही है वो सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे यूनाइटेड किंगडम था, ब्रिटेन था जो कि आप पे रूल कर रहा था, तो वो सेल्फ रिलेटेड है। तो भाई हमको वैसा वहाँ का डेमोक्रेसी है, वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए। द मूवमेंट अंदर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। अब देखिए, अब एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप मतलब कि जो मॉडरेट की तरह नहीं चाहते थे कि बदलाव आए, वो चाहते थे कि वॉयलेंट तरीके से कुछ चीज़ें हों, है ना। तो ये कौन थे इनमें से? बहुत सारे नाम थे, जैसे कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो गए, अरविंदो घोष हो गए, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त हो गए, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। वो अभी धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे। तो इसमें ये था कि बस ठीक है, टैक्टिस गवर्नमेंट की समझनी है, ठीक है, नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो एक और भी ज़्यादा मतलब क्रूड वे में दिखाना है, मतलब स्ट्रांग अपने आप को इतना ज़्यादा दिखाना है अब कि देखते हैं कब तक तुम लोग कर लेते हो, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने भी आया डाला अच्छा तरीके से। अब गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं था, यूनिटी पसंद नहीं आ रही थी लोगों की, तो भाई बैन करने लगे वंदे मातरम को। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम में से किसका नाम आता है? दादा भाई नौरोजी का आता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आगे चलिए। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड इम्पैक्ट, अब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये तरीके निकाले गए थे बेसिकली दोस्तों। ये तरीके निकाले गए थे कि इस तरीके से भी हम अपना सॉरी, इस तरीके से भी हम लोग अपना दिखा सकते हैं रिजेंटमेंट, कि यस वी डू नॉट वांट यू, यू नीड टू गो फ्रॉम दिस प्लेस और फ्रॉम दिस पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो फॉरेन गुड्स को चलाया हमने, पब्लिक मीटिंग्स में प्रोसेशंस किया, पढ़ चुके हैं, वॉलंटियर्स और समितिस की गई, हमने बंदप समिति बनाई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपसे कि स्वदेश बंदप समिति वॉज फाउंड बाय हुम? दैट वॉज अश्विनी कुमार दत्ता, ठीक है। स्वदेश बंधप समिति वॉज फाउंड बाय अश्विनी कुमार दत्ता। अश्विनी स्वदेश, अश्विनी स्वदेश, अश्विनी स्वदेश, ऐसे याद करिए, ठीक है। दिस समिति जनरेटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बना एक इंसान के अंदर क्रिएट करने के लिए इन समितिस को बनाया गया था, एज एन एसोसिएशन और ग्रुप टू मोबिलाइज मास। चलिए, अब फेस्टिवल जो थे उन्हें भी एक तरीके से यूज़ किया गया था ताकि लोगों में यूनिटी बढ़ाई जाए, इंटीग्रिटी बढ़ाई जाए, है ना, सेल्फ रिलायंस बोला जाए। देखिए अभी तो मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन अपने आप आ गया। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मशक्ति, अंदर से ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तो तिलक के गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स हुए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी तिलक गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स आल्सो वाज वन ऑफ द एम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, वाज वन ऑफ द वे टू प्रोपगेट द आइडिया ऑफ स्वदेशी और द इंडियन गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये सही होगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आएगा तो आएगा, ये सही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। आत्मशक्ति हो गया आपका, प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन, भाई स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन चाहिए, कॉलेज में पार्टिसिपेट वगैरह करवाओ, चीज़ें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए। तो भाई यहाँ पर ये हुआ कि जो जो स्टूडेंट्स छोड़ने लग गए थे, गवर्नमेंट ने क्या किया एक टाइम के बाद कि भाई तुम्हें हम अब कोई स्कॉलरशिप देंगे ही नहीं, तुम्हें एफिलिएशन ही नहीं देंगे, तुम्हें एडमिशन ही नहीं देंगे, खत्म कहानी। तुम जितना अगर जा रहे हो स्वदेशी मूवमेंट में, इफ़ यू फाउंड टू बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, then you are not allowed to enter the premises of the college, and your everything has been abandoned and stopped at right there, right then and there. चलिए, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज वाज अरबिंदो घोष। ये याद रखिएगा, ये सब नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अरबिंदो घोष वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज। बिकॉज ऐसे एजम्पशन और रीज़न में आ सकता है। ये एजम्पशन ये होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल of the Bengal National College was appointed as Arbindo Ghosh. रीज़न में ये होगा
एज स्प्रेडिंग द नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, औरबिंदो घोष हैज वॉज द पॉइनियर इन देयर। ठीक है, तो ये एक तरीके से कनेक्ट हो सकता है कि हाँ ठीक है भाई, बोल सकते हैं अरविंदो घोष का नाम था एक एजुकेशन को लेकर के, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। शांतिनिकेतन किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का एक लाइन्स में बना हुआ था, स्कूल था। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी साहब जो हैं, इन्होंने नेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा काम किया था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा काम किया था। किसको? नेशनल एजुकेशन मूवमेंट को। और इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉन, DAWN, डॉन। डॉन क्या होता है? वही जब रात होती है और सुबह होने वाली होती है, वही वाला डॉन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। डॉन सोसाइटी बनाया था। डॉन वो वाला नहीं, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, अमिताभ बच्चन वाला डॉन, रात वाला, वो एक्लिप्स वाला, वो वेम्पायर वाला डॉन। हाँ ठीक है। मुखर्जी पॉइंटेड दी नेशनल एजुकेशन मूवमेंट बाय फाउंडिंग दी भगावत चतुष्पथी। भागवत चतुष्पति मतलब मुखर्जी साहब ने भागवत चतुष्पति किया था, फाउंड किया था, एक ग्रुप बनाया था, एक मूवमेंट किया था, जो कि नेशनल एजुकेशन को और भी ज़्यादा फैलाने के लिए ही बेसिकली उसको फाउंड आउट किया गया था। ठीक है, भागवत चतुष्पति, अब मुझे ये तो नहीं पता यार, अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है सर, तो यार मुझे नहीं पता है, सर्च कर लेना क्या मतलब है, लेकिन हाँ इसका यही है बेसिकली, एजुकेशन। ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। इम्पैक्ट इन द कल्चरल स्फेयर है। अब कल्चरल स्फेयर में हमारे बहुत सारे, जैसे कि कल्चर स्फेयर क्या हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है, हमारे फोक सॉन्ग्स हो गए, हमारे म्यूजिक हो गए, हमारे रिचुअल्स हो गए जो हम लोग करते हैं। रिचुअल्स क्या, जैसे कि राखी बांधना, यूनिटी और इंटेग्रिटी जो भी दिखाए आपको कल्चरल वे में, उसे कल्चर कहते हैं, वन ऑफ। ठीक है, तो तमिलनाडु में सुब्रमण्य भारती ने सुदेशा गीतम लिखा था। ठीक है, एक मूवी भी आ रखी है, गीता गोविंदम है शायद, सॉरी हाँ गीता गोविंदम है। तो सुब्रमण्य भारती ने, किसने लिखा था भाई? सुदेश गीतम। सुदेश गीतम लिखा था सुब्रमण्य भारती। सुदेश गीतम वॉज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। चलिए, पेंटिंग के हिसाब से ऐसा था कि भाई रोमांस, सॉरी रोमेनियन और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एक अपना बोला बाला बना रखा था, लेकिन नहीं, वी इंडियंस हैड द बेस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट दैट वी एवर हैड। वी वर द pioneers ऑफ दिस थिंग। आई डोंट नो कि कैसे ये चीज़ हम लोग से छीन ली गई, लेकिन कुछ समय बाद हम लोगों ने कर ही लिया, पता ही है आपको, कर ही लिया था हासिल उस चीज़ को दोबारा। तो भाई अविंद्रनाथ टैगोर का जब भी आर्ट पेंटिंग की बात की जाए, अविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ओरिजिनल, उसमें इन्होंने कैलीग्राफी में राइटिंग भी इन्हीं की है, अविंद्रनाथ टैगोर की है मेरे ख्याल से, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो अविंद्रनाथ टैगोर ने ही शायद हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैलीग्राफी में राइटिंग इन्हीं की है एक्चुअली। तो इनका नाम था इसमें। ठीक है, तो अभी तक यहीं फिलहाल पढ़ते हैं, इससे आगे दोबारा निकलेंगे, आगे कल फिर मिलेंगे, और 3-4 लेक्चर्स में दोस्तों अब खत्म हो जाएगा ये। मैंने आपको बोला था ना कि 1-2 तारीख तक मैक्सिमम जाएगा, उससे पहले पहले मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा आपका मॉडर्न इंडिया। पढ़ते रहिए, तब तक खुश रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड विद द नोटिफिकेशंस, और मज़े से पढ़ते रहो यार, सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए, टेक केयर।